हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप अभी सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का यूनिट 1, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका BAS 204। तो इसके अंदर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ आपका पूरा का पूरा सिलेबस। इस यूनिट में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो, और जितने भी आपके पिछले 3 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो इसका जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से है कि जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका इन्वायरमेंट, फिर दूसरा है आपका इको सिस्टम। तो इन्वायरमेंट में क्या है, उसकी डेफिनेशन, क्या टाइप्स हैं इसके, कंपोनेंट कितने इन्वायरमेंट के, सेगमेंट क्या है आपके इन्वायरमेंट के, और स्कोप क्या है, नीड क्या है, पब्लिक अवेयरनेस। तो ये टॉपिक आपके इसमें है। इको सिस्टम में भी आप टॉपिक्स देख सकते हैं कि इसकी भी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड और बैलेंस इकोसिस्टम। और आपका जो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें क्या कहता है, हम ये पढ़ेंगे, सिंपल सा है कि क्या कहता है किस तरीके से हमारी जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज है इन्वायरमेंट पे गुड या बैड इफेक्ट डाल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सब टॉपिक की तरफ, जो कि पहला है डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट आपका क्या कहता है, एक तरीके से सम होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के फंक्शन को चलाते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में आपको मैं पूरा पढ़ देता हूं एक बार। द इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट डेट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। यही बात है कि क्या कहते हैं, जो आपका इन्वायरमेंट होता है पूरा का पूरा क्या होता है, टोटल यानी कि सम होता है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का। It includes natural, social, and human-made aspects that determine and survival and development of life. फिर इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, जो कि मैंने एकदम एक इजी वे में लिख रखा है, द इन्वायरमेंट इंक्लूड एवरीथिंग अराउंड अस लिविंग, बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक थिंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, लैंड, प्लांट एंड ह्यूमन एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। तो आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें इंक्लूड करता है आपकी सारी चीज़ें, जैसे कि बायोटिक हो गया जो कि आपकी सारी लिविंग थिंग्स को कवर करता है, नॉन बायोटिक हो गया जो कि आपके क्या कहता है, सॉरी अबायोटिक हो गया जो कि आपकी कवर करता है क्या, पूरे के पूरे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। तो यही सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलकर हमारा का पूरा क्या बनाता है, इन्वायरमेंट बनाता है। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें बताएंगे हम कि इन्वायरमेंट्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स के लिखवा रखे हैं। तो पहला है इसका क्या, नेचुरल। नेचुरल यानी कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जितने भी आपकी नेचुरल चीज़ें हैं वो सारी आपकी कवर होंगी किसमें, नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो इसमें लिखा गया है कि कंप्राइजेस फिजिकल, एयर, वाटर, सॉयल एंड बायोलॉजिकल, प्लांट, एनिमल कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या कहते हैं, आपके जितने भी क्या कहते हैं नेचर्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी आएंगी नेचर इन्वायरमेंट में। फिर है आपका क्या, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। नाम से पता चल रहा है कि जितनी भी चीज़ें ह्यूमंस के थ्रू क्रिएट किए गए हैं वो आपका क्या कहता है, आता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गई, सारी की सारी आपकी आएंगी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। फिर है आपका तीसरा, बायोटिक। ऊपर ही बताया था, बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स, जितने भी आपके लिविंग कंपोनेंट्स है वो सारे आपके आएंगे बायोटिक इन्वायरमेंट में। फिर है आपका अबायोटिक। अबायोटिक में क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट, जितने भी आपके सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो आपके आएंगे किसके अंदर, अबायोटिक कंपोनेंट में। फिर है आपका लास्ट, सोशल। तो सोशल में क्या आएगा, आपका जितने भी क्या कहते हैं सोसाइटी से रिलेटेड आपके रियल लाइफ में जो भी उनके थ्रू आपकी लाइफ पे जो इफेक्ट पड़ रहे हैं वही आपका आएगा किसमें, सोशल में। आई होप आपको ये पास टॉपिक समझ आए होंगे। इसके बाद है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट जो कि हैं किसके, कितने हैं, 4 की कंपोनेंट्स है आपके इन्वायरमेंट के। क्या क्या है वो है, आपका पहला है आपका एटमॉस्फेयर, फिर दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर, फिर तीसरा है आपका लिथोस्फीयर, चौथा यानी कि लास्ट बायोस्फीयर। तो इसके अंदर क्या आता है आपको, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपके जितने भी लेयर होंगे गैस के, एयर के, अर्थ के अंदर, वो सारे आपके किसको आएंगे, एटमॉस्फेयर में। तो आपको पता है कि कितने टाइप के गैस होता है, आपके हो गए ऑक्सीजन, हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, हो गए नाइट्रोजन, हो गया सल्फर, हो गया। तो जितने भी आपके गैसेस हैं वो सारे आपके आएंगे एटमॉस्फेयर में। फिर दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटरी पार्ट जितना भी आपका है इन्वायरमेंट या अर्थ के ऊपर, वो सारा आपका किस में आएगा, हाइड्रोस्फीयर में। फिर है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या आएगा, यानी कि जितने भी आपका लैंड एरिया यानी लैंड पोर्शन है पूरे अर्थ पे, वो आपका आएगा किसके अंदर, लिथोस्फीयर में। फिर है आपका बायोस्फीयर यानी कि लाइफ, जहाँ पे जितने भी लिविंग क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म है आपके एग्जिस्ट करते हैं वो सारा का सारा आपका किस में आएगा, बायोस्फीयर में आएगा।
तो आई होप आपको इसके कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी आपका सेम ऊपर वाले की टॉपिक की तरह ही है, मतलब कि उसमें जो जो चीज़ें हैं उसमें इसमें भी सारी चीज़ें वही इन्वॉल्व है। और ये आपका जो क्वेश्चन है आपका 2023-24 में पूछा गया था एकेटीवी के थ्रू। तो इसके जो क्या कहते हैं, जो इन्वायरमेंट के जो सेगमेंट है वो आपके डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में आपके सेगमेंट डिवाइडेड है। तो पहला है आपका लिथोस्फेयर, फिर दूसरा आपका हाइड्रोस्फेयर, फिर तीसरा आपका एटमॉस्फेयर, और लास्ट आपका क्या है, बायोस्फेयर, जो कि आपका मैंने ऊपर अभी बताया दिया था ऑलरेडी। बस यही कि मेन मेन बात है कि लिथोस्फेयर में आपका क्या आता है, जितने आपका लैंड वाले पार्ट हैं अर्थ के ऊपर वो आपके सारे आएंगे लिथोस्फेयर में। हाइड्रोस्फेयर में आपका क्या आएगा, जितने भी क्या कहता है आपका वाटरी बॉडीज है वो आपका आएगा क्या, हाइड्रोस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में आपके जितने भी लेयर हैं गैस के, एयर के, वो आपके सारे आएंगे किसमें, एटमॉस्फेयर में। और आपके जितने भी क्या कहते हैं बायोस्फीयर, यानी कि जितने भी आपके लाइफ एग्जिस्ट हो रखी है अर्थ पे, वो सारा का सारा जो आएगा कंपोनेंट वो किस में आएगा, बायोस्फीयर में आएगा। तो आई होप आपको इसके सेगमेंट्स भी अच्छे से समझ आएंगे और आप पेपर में अच्छे से लिख के आना। और ये क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अच्छे से पढ़ लेना। फिर है आपका इसके बाद स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट का क्या क्या आगे चल के स्कोप है और इम्पोर्टेंस है, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसके अंदर ये चीज़ें आएंगी कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे तो हमारे फ्यूचर में चल के हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे, या किस तरीके से हमें क्या कहते हैं इन्वायरमेंट हमें प्रॉफिट देगा। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला है आपका इसमें क्या, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। तो स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट आपका क्या बताता है, तो द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट रेफर्स टू द ब्रॉड एरिया दैट इन्वायरमेंटल स्टडीज कवर। तो आपका जो क्या कहता है स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट है, हमें ये वो रेफर्स करता है, वो एरिया रेफर्स करता है जिसके अंदर हमें ये बताएगा कि इन्वायरमेंटल स्टडीज किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहला क्या है आपका इसमें जो है, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल सिस्टम, यानी कि हमें पहले समझना होगा कि नेचुरल सिस्टम होता क्या है। यानी कि इसके अंदर हमें क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं अपने क्या कहते हैं रिसोर्सेज के, मतलब जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर, बायोडाइवर्सिटी आपके जितने भी क्या कहते हैं इन कंट्री में या पूरे अर्थ पे, उसके बारे में, क्लाइमेट कैसा है, किस तरीके से मौसम्स चेंज होते हैं ईयर वाइज, और क्या कहते हैं आपके इकोसिस्टम कैसा है, तो उसके बारे में हम क्या स्टडी जो करते हैं वो आपका आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल सिस्टम के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में ये होता है कि हम इसके अंदर ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो आपका ह्यूमन और इन्वायरमेंट है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वर्क करते हैं एकदम प्रॉपरली, कि आपका जो इकोसिस्टम है एकदम प्रॉपर वे में फंक्शन करे और मेंटेन रहे। फिर है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। तो इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये आपका क्या कहते हैं पॉल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, और कैसे हम उसका रोक सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ आपका आता है इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर। फिर है आपका सस्ट है आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि इसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ इस तरीके से यूज़ करें कि अभी प्रेजेंट में तो हमारे लिए अवेलेबल है ही है, और आगे चल के हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके, यानी कि एकदम ही वो ख़त्म ना करें हम, एकदम लिमिटेड वे में यूज़ करें ताकि फ्यूचर में भी हम, हमारे आने वाली जनरेशन उनका यूज़ कर सके। फिर है आपका फिफ्थ, लेजिस्लेशन एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल लॉज की, रूल्स की और पॉलिसीज को, जो कि हमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में और कंजर्व करने में हमारे इन्वायरमेंट को। फिर है आपका लास्ट पॉइंट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो इसके अंदर क्या होता है आपका कि हम बच्चों को क्या कहते हैं, मतलब बच्चों को इस तरीके से हम क्या कहते हैं टीच करते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, अवेयर करते हैं कि हाँ हाँ अगर तुम ये करोगे तो इन्वायरमेंट पे ये बैड इफेक्ट पड़ेगा या ये गुड इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये समझाना रहेगा कि क्या चीज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए बुरी है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती है हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट भी करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या सजेशन देना हो तो उसके लिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा थोड़ा बहुत कि इन्वायरमेंट का हमारे लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और इस टॉपिक के थ्रू आप और समझ जाएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है, अच्छे से आपको इसमें समझने को मिलेगा। तो इसमें जो मैंने लिख रखे हैं, छः छः पॉइंट लिख रखे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है आपकी इन्वायरमेंट की। तो पहला है आपका क्या, लाइफ सपोर्ट सिस्टम।
यानी कि इन्वायरमेंट आपका वर्क करता है एक तरीके से आपके लाइफ को सपोर्ट करने का। लाइक वेंटिलेटर पे जैसे कोई बीमार हो तो वेंटिलेटर पे लेट जाता है ना, तो उसी तरीके से आपके लिए हेल्प करता है आपको इन्वायरमेंट आपको जीने के लिए। तो यानी कि आपको क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है आपको क्या क्या पानी प्रोवाइड करता है, हवा प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, शेल्टर यानी रहने को घर देता है, और जितनी भी सारी इसेंशियल चीज़ें होती हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है जीने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा क्या? आपका इन्वायरमेंट, सिर्फ पैसा छोड़ के। फिर है आपका दूसरा पॉइंट, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या होता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस में हमें इस तरीके मतलब इस पॉइंट में हमें ये देखना है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको हम इस तरीके से मेंटेन रखें कि जो आपकी कार्बन की साइकिल है या ऑक्सीजन की साइकिल है एकदम इजी और एकदम वर्किंग अच्छे फ्लो में सर्कुलेट करे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जिसमें मेंटेन नेचुरल साइकिल लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर हम ये मेंटेन रखते हैं। फिर आपका तीसरा जो पॉइंट आपका है रिसोर्स सप्लाई, यानी कि आपका रिसोर्स का जो सप्लाईज है उसको देखें। यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं अपनी तरफ से, यानी कि ये हमें ऑफर्स करती हैं मिनरल्स, जो मिनरल्स हमारे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फिर आपके फॉरेस्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। फॉसिल्स फ्यूल, आप जानते हो कि अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा यूज़ है, अब धीरे धीरे खत्म ही होने वाले हैं। तो इसलिए आपको क्या है यहाँ पे फॉसिल्स फ्यूल का किस तरीके से यूज़ करना है? सस्टेनेबल वे में। तो ये सारी जितनी भी आपके इसेंशियल चीज़ें होती हैं आपको प्रोवाइड करती है आपका इन्वायरमेंट। फिर है आपका फोर्थ पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स, यानी कि डिजास्टर से कैसे मतलब इन्वायरमेंट जो है आपको डिजास्टर से बचाता है। ये आपका हेल्थ रिलेटेड इन्वायरमेंट, हेल्थ रिलेटेड भी आपको वर्क करता है कि आपको मतलब फॉरेस्ट से जैसे आप गए तो आपको क्या हर्ब्स मिलते हैं वहीं से, जिससे आपकी मेडिकल टीम जो आपकी है मेडिसिन वगैरह बनाती हैं। और हाँ, इन्वायरमेंट का सिर्फ ये काम नहीं है कि क्या कहता है आपको सिर्फ हाँ आंधी आ गई, तूफान आ गया तो उससे क्या कहती है आपको उससे बचाती भी है। यानी कि द रिस्क ऑफ फ्लड, ड्राउट, डिजीजेस एंड अदर क्लाइमेटिक डिजास्टर्स। तो हेल्थी इन्वायरमेंट अगर आप रखोगे तो आपके लिए अच्छा होएगा ना, जितना ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट हेल्थी रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से बचे रहोगे। और अगर आप जितना ज़्यादा बैड इफेक्ट डालोगे तो उतना ज़्यादा ही आपका ये सब सारी चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। फिर है आपका फिफ्थ पॉइंट, वो है सस्टेनेबल फ्यूचर। अभी मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल फ्यूचर कब होगा, जब हम क्या करें ये इंश्योर करें कि जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में जितनी भी चीज़ें मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को इस वे में यूज़ करें कि आगे चल के हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उनका यूज़ कर सके। अभी मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको फॉसिल फ्यूल्स का दिया था कि उसका हमें लिमिटेड वे में यूज़ करना है, या इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि आगे चल के एकदम ये ख़त्म ना हो, उनके यूज़ के लिए भी बचे। फिर है आपका पब्लिक हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि इन्वायरमेंट अगर हमारे लिए अच्छा रहेगा, यानी कि गुड या साफ इन्वायरमेंट रहेगा तो हमारी क्या कहते हैं हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से कुछ वेज हैं जिससे आपकी इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट डालती है, और उनकी अपनी इम्पोर्टेंस बताती है कि किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, जो कि आपका AQ में 2023-24 में पूछा गया था 7 मार्क्स के अंदर। तो इसे आप जरूर पढ़ के जाएं अच्छे से, और ये टॉपिक देख लेना एक बार अच्छे से, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका जो पहला है इसमें क्या मतलब, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस में सिंपली ये चीज़ें आती हैं कि हम किस तरीके से क्या कहते हैं पब्लिक को अवेयर करें नेचर्स के लिए, कि हाँ अपने नेचर को बचाओ या प्रोटेक्ट करो, उनका अच्छे से यूज़ करो, एकदम ही उनको डिग्रेड मत कर दो, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ यानी कि अफोरेस्टेशन करो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इसमें नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है एकदम ही इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसको हमें क्या रोकना पड़ेगा। तो इश्यूज जैसे कुछ होते हैं कि पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और वाटर सिक्योरिटी हो गई, वो ज़्यादा अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो पीपल है मतलब जो आदमी, सॉरी आदमी कह रहा हूँ, इंसान है, जो ह्यूमन है, वो एकदम ही बिना कुछ सोचे समझे नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि हाँ मानो जैसे कि पता नहीं कितना एकदम भंडार भरा पड़ा हो, आगे उनका कुछ काम ही नहीं हो, सिर्फ अपने अपने से मतलब रखते हैं। तो नहीं, उस तरीके से नहीं करना है आपको, क्या कहते हैं एकदम पीसफुली यूज़ करना है उसका। तो इन सब चीज़ों में अब ये पीपल को अवेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनके एक्शन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर।
फिर है आपका सेकंड पॉइंट, पीपल आर मेन कंट्रीब्यूटर एंड विक्टिम्स। इस लाइन का मतलब सिंपल ये है कि सबसे ज़्यादा जो आपका कंट्रीब्यूटर है इन्वायरमेंट को ख़राब करने में, वो है कौन? पीपल। और सबसे ज़्यादा विक्टिम जो है वो भी कौन है? पीपल, यानी कि खुद करते हैं, खुद ही भरते हैं। अगर आप इन्वायरमेंट के साथ बुरा करोगे तो इन्वायरमेंट आपके साथ बुरा करेगा। तो इसमें हमें ये है कि हमें ह्यूमंस को मतलब अवेयर करना रहेगा कि हाँ, इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से क्या कहते हैं बिहेव करो, यानी कि अच्छे से उनका ध्यान रखो, ताकि वो आपकी हेल्थ पे भी एकदम अच्छा इफेक्ट डाले, ना कि कोई बुरा इफेक्ट डाले। फिर है आपका तीसरा पॉइंट है, प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। यानी कि आपका क्या, इसमें हम इसके अंदर ये करते हैं कि प्रमोट करते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ह्यूमंस को, मतलब कि एजुकेशन देते हैं या टीच करते हैं कि हाँ, अपने इन्वायरमेंट को एकदम अच्छे से रखो, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल रखो, एक दूसरे के साथ मिलकर प्लांट्स लगाओ, ना कि प्लांट्स काटो। तो इन सब चीज़ों में अवेयर करते हैं क्या, पीपल्स को। फिर है आपका चौथा, सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉ। यानी कि जो भी गवर्नमेंट आपके लिए मतलब इन्वायरमेंट के लिए लॉज बनाती है या पॉलिसीज बनाती हैं, उसका विरोध मत करो, यानी कि अपोज मत करो, उसका अच्छे से पालन करो, फॉलो करो उनके रूल्स को, कि हाँ, अगर बनाए उन्होंने तो हमारे अच्छे के लिए बनाया, इन्वायरमेंट के अच्छे के लिए बनाया। तो बिना कोई उसके ऊपर कंप्लेंट करे उन रूल्स को फॉलो करो। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इंस्पायर्स पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसके अंदर बच्चों को इंस्पायर करो, यानी कि कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके बच्चों को बोलो कि हाँ, जाओ, और क्या कहते हैं, जो भी आपके इन्वायरमेंट के क्लीनिंग में या इन्वायरमेंट के अच्छे के लिए जो भी आपके प्रोग्राम्स हो रहे हैं या कैंप हो रहे हैं, उसके अंदर जाके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो और इन्वायरमेंट की हेल्प करो। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे थे कि क्लीन अप कैंपेज हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन सब सारी चीज़ों में जाओ, यानी कि जैसे कहीं गलियों में या कहीं ड्रेनेज सिस्टम की सफाई हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल के सफाई में हेल्प करनी चाहिए। जैसे यमुना नदी के बारे में चलता है कि बहुत गंदी चल रही है, तो उसमें भी आपको क्या कहते हैं, लोगों को, लोकल पीपल्स को भी उसमें हेल्प करनी चाहिए कि हाँ, हमारा इन्वायरमेंट अगर साफ रहेगा तो हमें ही बेनिफिट मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हों, ताकि आगे चल के हमें अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कम मिले। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका क्या, हाउ टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। हम पब्लिक अवेयरनेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे कि पहला क्या है, एजुकेशन एंड कैंपेन इन स्कूल कॉलेज एंड कम्युनिटीज। यानी कि एजुकेशन, मतलब कि उन्हें एजुकेट करें इन्वायरमेंट के लिए, और कैंपेन लगाएं स्कूल्स में कि हाँ बच्चों, जाओ तुम और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस को समझो। उसके अंदर हम जाके बच्चों को इंपॉर्टेंस बताएं कि किस तरीके से क्या कहते हैं आपका इन्वायरमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू क्या कहते हैं अवेयर करो। आजकल वैसे भी लोग इंस्टाग्राम पे भरे ही रहते हैं, यूट्यूब पे हमेशा उसी में घुसे रहते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दो इन्वायरमेंट से रिलेटेड। फिर है आपका क्या, वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑन इन्वायरमेंटल टॉपिक्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कहते हैं वर्कशॉप्स रखें, सेमिनार वगैरह क्रिएट करते रहें, और क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाए लोगों के बीच में। फिर है आपका एनजीओस एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिटीज़ प्रोग्राम। ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओस को क्या कहते हैं इन सब चीज़ों की एक्टिविटीज़ के लिए फंक्स फंक्शन करने के लिए एकदम उन्हें बोलें कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जाकर इन्वायरमेंट के लिए काम करो, लोगों को कलेक्ट करो, ग्रुप बनाओ जो कि आपके इन्वायरमेंट में अच्छे से काम करे। फिर है आपका ऑब्जर्व करो इन्वायरमेंट डेज को, यानी कि आपका जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे है, जो कि आपका कब होता है, 5 जून को। तो इस दिन ज़्यादातर, ये नहीं जरूरी कि सिर्फ इसी दिन, लेकिन हाँ, खासकर अगर ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इस दिन एक दिन अपना टाइम निकालो और जाके पेड़ लगाओ, ना कि पेड़ काटो। तो आपका जो यहाँ का टॉपिक था इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारा खत्म। फिर आपके जो क्या कहता है इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, आपके ऊपर के जितने भी आपका अभी मैंने पढ़ा है वो मैंने आपके यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हो। पहला आपका क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वायरमेंट, नेम द कंपोनेंट एंड सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जो कि आपका कितना है ये, 2022-23 में पूछा गया था, एक में 2 मार्क्स के अंदर। तो ये मैंने आपको अभी ऊपर कराया था कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, आप सीधा आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको इसके कंपोनेंट लिखने हैं, और फिर सेगमेंट आपको इन्वायरमेंट के यहाँ पे लिखने हैं। ये मैंने आपको अभी ऊपर ही करा दिया जस्ट। फिर है आपका क्या, व्हाट आर द मेजर सेगमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये भी 2 मार्क्स में आपका पूछा गया था, जैसे ये इसका सिर्फ सेगमेंट, इसमें पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सिर्फ आपका सेगमेंट पूछा गया है। तो फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका, व्हाट आर द
इफेक्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज रेजिंग पीपल अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो किस तरीके से हम पीपल को अवेयर कर सकते हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं कि आपका जो ह्यूमंस है आपके इन्वायरमेंट को लेके थोड़ा सीरियस हो जाए कि हाँ हमें उन्हें बचाना है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2024-25 में। आपको इस 3 मार्क्स में नहीं होगा, सॉरी 7 मार्क्स में था ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर यही पढ़ा दिया है कि किस तरीके से क्या कहते हैं अवेयरनेस अवेयरनेस की जरूरत है और क्यों हम कैसे किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं लोगों को। तो आपका जो पहला क्या कहता है ये इन्वायरमेंट का जितने भी सारे टॉपिक्स थे आपके कवर हो चुके हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाओ और डाउनलोड करो और एक एक बार दोबारा से इसे रीड आउट कर लेना। अभी तो मैं पढ़ाई दे रहा हूँ, बट क्या कहता है एग्जाम देने जब भी जाओ उससे पहले आप इसे एक एक बार रिवाइज कर लेना। तो फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड। इकोसिस्टम से रिलेटेड आपका जितने भी इसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं। तो पहला जो है आपका टॉपिक है वो है आपका डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम में आपका आता है कुछ इस तरीके से है कि इकोसिस्टम आप क्या समझते हैं। इकोसिस्टम आपका एक तरीके से ये होता है कि किस तरीके से जो आपका बायोटिक और अबायोटिक चीजें हैं इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से और एक एकदम ही मतलब इन्वायरमेंट के अंदर अच्छे से क्या कहते हैं मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बिना क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में छेड़खानी करे, वो एक दूसरे के साथ फंक्शनिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। An ecosystem is a complex interconnected system where living organism यानी कि biotic components interact with their non-living environment यानी कि abiotic component। सेम वही बात है कि इकोसिस्टम आपका एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं यूनिट है जिसके अंदर क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड सिस्टम है ये, जहाँ पे लिविंग यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए वो इंटरेक्ट करते हैं आपके किसके साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जो कि आपका हो गया क्या, अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो दूसरी डेफिनेशन मैंने इसमें लिखा रखी है कि अ एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एयर वाटर सोयल एंड सनलाइट। सेम बात है, वही ऊपर वाली एग्जांपल है जैसे इसका एक पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड फिश लिविंग हो गया, वाटर नॉन लिविंग हो गया, प्लांट एंड टाइनी ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम यानी कि वातावरण बना होता है जिसमें क्या कहता है आपके लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी इन्वायरमेंट है वो दोनों आपके एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शनिंग करते हैं। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आए होगी। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इसके दो टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम के, एक तो होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, एक दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल यानी कि मैड मेड इकोसिस्टम। तो जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है वो आपका नाम से पता चल रहा है कि फॉर्म होता है किसके थ्रू, नेचर के थ्रू फॉर्म होता है। और इसमें भी आपके दो होते हैं पार्ट, एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है आपका क्या, एक्वेटिक यानी कि वाटर बेस्ड। तो टेरेस्ट्रियल में आपका जितने भी आएंगे लैंड बेस्ड आएंगे क्या कहते हैं इकोसिस्टम्स, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। और आपको जो एक्वेटिक है नाम से पता चल रहा है कि क्या कहते हैं एक्वेटिक यानी कि वाटरी बेस्ड, यानी कि जितने भी आपके वाटर के अंदर क्या कहते हैं इन्वायरमेंट जो भी मिलके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ फंक्शनिंग कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है, वो आपका सारा आएगा किसके अंदर, बायोटिक इकोसिस्टम के अंदर। यानी कि फ्रेश वाटर में जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गए। फिर है आपका मैराइन यानी कि सी हो गया, ओशन हो गया। फिर है आपका आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड इकोसिस्टम जो कि किसके थ्रू क्रिएट होता है, ह्यूमंस के थ्रू। सिंपल है, इसमें जैसे आप करते हैं एक्वेरियम बना लेते हैं, मतलब एक्वेरियम घर पे रखते हैं, वो भी आपका क्या है एक तरीके से मैनमेड क्या कहता है इकोसिस्टम है। फिर है आपका क्रॉप यानी कि जो आप खेती करते हैं वो भी आपका हो गया। फिर है आपका क्या, गार्डन, गार्डन भी एक तरीके से मैनमेड एग्जाम्पल है आपका इकोसिस्टम का। तो इसका एक फ्लो चार्ट जो मैंने आपका बना रखा है वो इस तरीके से कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने टाइप हैं इसके, ये एक ये रहा नेचुरल, दूसरा ये रहा आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड। नेचुरल आपका आगे आके डिवाइडेड है, पहला टेरेस्ट्रियल में, फिर है आपका दूसरा ये डिवाइडेड है एक्यूटिक में। टेरेस्ट्रियल आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है जैसे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट। एक्यूटिक है आपका मैराइन, फ्रेश वाटर। तो यही आपका क्या कहता है सीधा का सीधा फ्लो चार्ट के अंदर मैंने जो ऊपर पढ़ाया है सेम वही चीज़ आपके इसमें मैंने कर रखा है।
ये फ्लो चार्ट भी एकदम आप बना के आए, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके अंदर ये जरूर याद से बना कर आए। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में आप क्या समझते हैं कि स्ट्रक्चर इसमें कहते हैं मेनली दो, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं, यानी स्ट्रक्चर बेसिकली वही होता है कि किस तरीके से बायोटिक और अबायोटिक मिलकर क्या कहते हैं पूरे इकोसिस्टम को क्या कहते हैं चलाते हैं, या एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं बिना क्या कहते हैं एक दूसरे को हार्म पहुंचाए। तो स्ट्रक्चर एक तरीके से यानी कि बनावट ही होता है कि किस तरीके से इकोसिस्टम की बनावट होती है, इसमें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एन इकोसिस्टम है मेन टू कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के मतलब बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका हो गया बायोटिक, दूसरा हो गया आपका अबायोटिक। बायोटिक में आपको आपको पता है कि सारे लिविंग्स आते हैं, और अबायोटिक में आपको पता है आपको सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। तो बायोटिक का जो कि जो पहले है इसमें तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपका दूसरा आ जाएगा कंज्यूमर, जो कि कंज्यूम यानी कि सिर्फ कंज्यूम करते हैं, उनका काम ये होता है दूसरों से लेके। और डिकम्पोजर, यानी कि डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि आपके जितने भी सड़े गले चीज़ों को डिकम्पोज करता है नेचर के अंदर नेचुरली। तो पढ़ते हैं इनके बारे में अच्छे से कि प्रोड्यूसर क्या होता है, आपके प्लांट्स होते हैं, इनका जो होता है कि मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये खाना क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या जिसके अंदर क्लोरोफिला क्या कहते हैं प्रेजेंस होता है, वो आपका क्या कहता है फूड बनाता है, सनलाइट और वाटर और क्या कहते हैं जो गैस है प्रोड्यूस मतलब होते हैं आपके इन्वायरमेंट में, उनका यूज करके ये अपने फूड बनाते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर आपका कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, वो डिपेंड करता है खाने के लिए किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर। तो आपका जो कंज्यूमर में है वो भी आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है कंज्यूमर। तो पहला क्या है आपका हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस, तीसरा आपका ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होता है, सिर्फ प्लांट्स खाता है, यानी कि ये पूरा वेजिटेरियन होता है। इसका एग्जांपल है आपका डियर, काव। कार्निवोरस क्या होता है आपका ईट मीट, ये भी पूरा का पूरा क्या कहते हैं सिर्फ मतलब नॉन वेजिटेरियन होता है, यानी कि मीट पे ही सारा डिपेंड करता है इसका लाइफ लाइफ स्टाइलिंग की। जैसे एग्जांपल होगा टाइगर और लॉयन। फिर है आपका ओमनीवोरस जो कि दोनों चीज़ें खाता है, यानी कि वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी। तो ये आपका इसमें आ गया ह्यूमन बींग्स हो गए आपके, और भालू हो गया जो कि मछली भी खा लेता है और घास फूस भी खा ही लेता है। फिर आपका इसका तीसरा है क्या, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कि डिकम्पोज करता है, यानी कि इसमें सारी फंगल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो कि हेल्प करता है आपको ब्रेक डाउन करने में डेड डिकेइंग मैटर को। यानी कि जैसे कोई इन्वायरमेंट में नेचुरली कोई भी डेथ होती है, जैसे जंगल में ये तो होता नहीं है, कोई हमारा जानवर था हम उसे दफनाने जाएंगे, तो वहां पे वर्किंग आता है किसका, इन्हीं का डिकम्पोजर्स का, जो कि क्या करते हैं धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जो फंगस होते हैं उस जानवर की बॉडी को एकदम सड़ा देते हैं, गला देते हैं खा खा के, कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर आ जाए, कुछ टाइम बाद वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। फिर है आपका जो इसका दूसरा क्या, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आप जानते हो क्या क्या होता है आपके, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, यानी कि जो सांस नहीं ले सकते हो आपके सारे के सारे किसमें आएगा, अबायोटिक में, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट। और इसका मैंने फ्लो चार्ट क्या कहता है इसका भी बना रखा है मैंने, कि इकोसिस्टम आपका क्या है, पहले थियरा इकोसिस्टम, इसमें क्या कहता है आपका क्या है अबायोटिक, फिर है आपका बायोटिक। तो अब बायोटिक में आपका क्या क्या, अबायोटिक का तो पता है आपको, जितने भी सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी। और बायोटिक में आपके सारे के सारे जिसका भी मैंने पढ़ा है, प्रोड्यूसर क्या होता है, फिर आपका कंज्यूमर क्या होता है, फिर आपका डिकम्पोजर क्या होता है, कंज्यूमर में कौन कौन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टेराटरी। ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहते हैं मैंने ऊपर ही जो पढ़ाए हैं यही सेम नीचे मैंने आपको फ्लो चार्ट में बना दिया। इसका भी फ्लो चार्ट आप पेपर में आया है तो बिल्कुल बना के आना एकदम अच्छे से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका क्या, फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन से आप क्या मतलब, फूड चेन बेसिकली ये होता है कि हमें ये एक्सप्लेन करता है, सीक्वेंस में बताता है कि कौन सा जानवर किसको खाएगा, यानी कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है एक एक क्या कहता है जानवर से दूसरे जानवर में, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, यानी कि सीक्वेंस बताता है हमें फ्लो ऑफ एनर्जी का। तो इसकी डेफिनेशन में यही लिखा रखा है मैंने कि अ फूड चेन एक्सप्लेन विच ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट। यही बात अभी मैंने आपको बताया कि फूड चेन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा इन्वायरमेंट के अंदर। द फूड चेन इज अ लीनियर
सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर। यही पॉइंट मैंने आपको ही बताया था कि जो आपका फूड चेन है एक तरीके से लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर हमें ये क्या पता कर मतलब बताता है हमें कि जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी है कैसे ट्रांसफर होएगा एक जानवर से लेकर दूसरे जानवर के बीच में। दूसरा पॉइंट है कि दिस अकर्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म। ये कब होता है? जब क्या कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। इट बिगिंस विद प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म फॉलोज द चेन एंड एंड विथ द डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होएगा आपका प्रोड्यूसर वाले लेवल से, यानी कि प्रोड्यूसर जो भी ऑर्गेनिज्म है वहां से फिर आपका जाएगा कंज्यूमर वाले पे, कंज्यूमर वाले से जाएगा सीधा यहाँ पे एंड होगा कहाँ पे? डिकम्पोजिजर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म के पास। आई होप आप समझे होंगे कि फूड चेन क्या होता है अच्छे से। और फूड चेन यहाँ पे मैंने एकदम एक छोटे से वे में समझा रखा है कि किस तरीके से क्या होता है। फूड चेन हमें क्या बताता है? सिंपली सोज हु ईट्स होम इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब का इस लाइन का मतलब यही है कि हमें ये बताता है कि कौन किसको खाएगा एक पर्टिकुलर लाइन, मतलब कि सीक्वेंस वाइज बताएगा कि कौन सा जानवर किसको खाएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें क्या? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होएगा, कंज्यूमर पे जाएगा, फिर डिकम्पोजर पे जाके ये जाके खत्म हो जाएगा। यही बात आपको मैंने अभी ऊपर बताया था। इसका एग्जाम्पल है जैसे क्या? ग्रास, ग्रास क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको क्या खाएगा? ग्रास ओपर, ग्रास ओपर क्या हर्बीवोरस है तो ग्रास ओपर घास को खाएगा। फ्रॉग क्या है? कार्निवोरस, तो फ्रॉग क्या करेगा? ग्रास ओपर को खा जाएगा। फिर क्या है? स्नेक, स्नेक क्या है? कार्निवोरस, तो ये क्या करेगा? फ्रॉग को खा जाएगा। फिर आपका आता है ईगल, ईगल क्या करेगा? आपका प्रीडेटर है तो ये क्या करेगा? सीधा का सीधा सांप को ही खा जाएगा। यही आपका क्या कहते हैं फूड चेन का एकदम ही बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल मैंने दिया है, तो ये एग्जांपल जरूर लिख के आए। ये रहा आपका इसका डायग्राम, सुंदर सा एकदम, जिसके अंदर ये रहा घास, घास को खाएगा ग्रास ऊपर को खाएगा चूहा, यहाँ सॉरी यहाँ मेंढक होना चाहिए था, कोई नहीं चूहा। फिर इसको खाएगा सांप, सांप को खा जाएगा चील। तो यही साइकिल आपका क्या कहते हैं ओवरऑल बार बार रोटेट होते रहेगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। तो यही आपका होता है क्या? फूड चेन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेब। तो फूड वेब क्या होता है? फूड वेब भी सेम उसी तरीके से होता है, क्या कहते हैं जैसे आपका फूड चेन था, बट उससे थोड़ा क्या कहता है बड़े फॉर्म में होता है। कि इसमें ये जैसे फूड चेन में क्या होता था आपका कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का दिखाते थे कि कैसे मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन इसमें फूड वेब में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीपल क्या कहते हैं फूड पे और एनर्जी रिसोर्सिज पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें जैसे कि इसके डेफिनेशन में लिखा रखा है, a food web is a network of interconnected food chain in an ecosystem। तो एक तरीके से क्या होता है ये? इंटरकनेक्शन होता है किसका? फूड चेन का एक दूसरे के साथ में। इट shows द मोस्ट organisms eat more than one type of food and can be eaten by multiple predators। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसमें ये बताते हैं हमें कि एक एक मतलब जो मोर देन वन टाइप ऑफ फूड मतलब एक से ज़्यादा टाइप के जो फूड होते हैं वो क्या कहता है खाया जा सकता है एक से ज़्यादा टाइप ऑफ प्रीडेटर या फिर ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इट इज़ मोर रियलिस्टिक देन अ फूड चेन, ये फूड चेन से ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं तो। अब आपका क्या कहते हैं इसका मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है जो कि है आपका क्या कि इसमें ग्रास है, ग्रास क्या करेगा? डियर को खाएगा, डियर क्या खाएगा? लाइन को खाएगा। फिर इसमें है क्या? ग्रास, ग्रास किस कौन खाएगा? रैबिट खाएगा। फिर खाएगा फॉक्स खाएगा रैबिट को। फिर ईगल खाएगा फॉक्स को। तो इसमें जो है क्या कहते हैं इसमें डियर और रैबिट दोनों क्या खा रहे हैं? घास को, यानी कि घास को कौन खा सकता है? दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं लायन और जो फॉक्स है वो क्या करेंगे? compete करेंगे एक दूसरे के साथ खाने के लिए, यानी कि ये दोनों भी उसको खा सकते हैं किसको? डियर और रैबिट को। ये इसका मैंने एक तो इसका अच्छा सा डायग्राम दे रखा है कि कैसे क्या दे रखा है कि इस रैबिट को कौन कौन खा सकता है? फॉक्स भी खा सकता है और हॉक यानी कि चील भी खा सकता है। और क्या कहते हैं इस माउस को कौन कौन खा सकता है? ये माउस को खा सकता है आपका फॉक्स और आपका ये चील। इसी तरीके से इसमें बस ये बताया गया फूड वेब के अंदर कि कैसे क्या कहता है फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और वर्किंग है। यानी कि एक फूड को मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं और एक क्या कहते हैं मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं मल्टीपल फूड सोर्स पे।
अब आपका आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या कहता है, ये आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है आपके अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है इस इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू हम समझते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से है: एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ये मैंने अभी आपको बताया था कि इकोलॉजिकल पिरामिड एक क्या कहता है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, किसके सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे। फिर है आपका एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ डायग्राम दैट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी और नंबर और बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल। यानी इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, हमारा एक डायग्राम है जो कि हमें ये बताता है कि किस तरीके जो हमारा फ्लो है एनर्जी का और नंबर्स का और बायोमास का हर एक अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे, वो हमें इसके थ्रू देखने को मिलता है या हमें इसके थ्रू पता चलता है। तो पिरामिड्स के भी टाइप होते हैं, तो कुछ टाइप इसके तीन टाइप होते हैं। पहला है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, फिर है दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, फिर है तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में हमें क्या पता चलता है, इसके अंदर ये शो करता है हमें कि ऑर्गेनिजम्स के कितने नंबर्स हैं। और पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या कहते हैं, हमें टोटल मास बताता है ऑर्गेनिजम्स का कि एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास है ऑर्गेनिज्म का। फिर है आपका सोर्स एनर्जी फ्लोस ऑलवेज अपराइट। यानी कि जो पिरामिड एनर्जी है हमें क्या शो करता है कि क्या किस तरीके से जो एनर्जी का फ्लो है होता है एक ट्रॉपिक रीजन से दूसरे ट्रॉपिक रीजन पे, वो हमें बताता है कौन? पिरामिड ऑफ एनर्जी। इनके बारे में अभी मैं आपको नीचे सारा एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम। तो बताता हूँ, ये रहा आपका पहला टॉप जो टाइप था, क्या था हमारा? पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमें ये बताता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितने, क्या कहते हैं, अमाउंट में या पॉपुलेशन काउंट में हमारे क्या कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो it illustrates the number of individual at each tropic level with a given area. It shows how the population size decreases as we move up of the tropic level from producer at the bottom to top consumer। तो वही बात है कि इसमें बस हम ये बताते हैं कि किस तरीके से क्या कहते हैं जो हमारा ऑर्गेनिजम्स हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते जाते कैसे घटते हैं और कैसे बढ़ते हैं, यानी कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक पे लेवल पे जाते टाइम। तो इसमें देखो पहले क्या है, टॉप पे क्या है हमारा? स्नेक्स। उसमें क्या इसका दिया हुआ है, जैसे कि एक दिया हुआ है ये बस। फिर है आपका दूसरा क्या है? फ्रॉक्स। इसके भी तो नंबर्स दे रखे हैं। फिर है आपका ग्रास ऊपर, ये भी नंबर दे रखे हैं। फिर है आपका ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के देखो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं नंबर्स कौन से हैं हमारे? प्लांट्स के हैं। फिर है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास अभी मैंने ऊपर समझा दिया क्या होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास में हम ये बताते हैं कि हर एक टॉपिक लेवल पे कितने मास में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हर एक टॉपिक लेवल पे। तो इट मेजर्स द टोटल बायोमास, ड्राई वेट और कैलोरीज वैल्यू। हमें किस फॉर्म में बताता है? ड्राई वेट और कैलोरीज वैल्यू में प्रेजेंट एट ईच टॉपिक लेवल। इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द टूल लिविंग मटेरियल अवेलेबल एट ईच लेवल ऑफ द फूड चेन इन अ गिवन एरिया। तो इसमें देखो इसके डायग्राम्स हैं, समझ समझ में आ जाएगा आपको एकदम सिंपल कि कैसे हमारा बायोमास वाला फंक्शन वर्क करता है। तो देखो इसमें फॉक्स और आउल्स हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया यानी मीटर स्क्वायर में ले लिया। तो ये कितना 100 ग्राम यानी उनके मास में दे रखा है कि उनके वजन के हिसाब से जो 100 ग्राम फॉक्स और आउल्स हैं वो इतने मीटर एरिया के अंदर प्रेजेंट है। फिर है हमारा क्या? डियर और इंसेक्ट। इसका भी यही दे रखा है कि जो 2000 ग्राम है वो डियर और इंसेक्ट का वो इतने मीटर स्क्वायर एरिया में हमें मिलेगा। फिर है आपका क्या? श्रब्स एंड प्लांट्स। जो श्रब्स और प्लांट्स है आपके, वो आपके 20,000 ग्राम हर मीटर स्क्वायर के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा। फिर है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसका लास्ट पॉइंट। इट मेजर्स द एनर्जी फ्लो through each topic level over time. It shows how energy decreases from one level to the next, as only a fraction of energy is transferred up the food chain. It is also referred to as a pyramid of productivity। तो इसके अंदर हमें ये बताता है कि किस तरीके जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है या फिर क्या कहते हैं
फूड होता है वो हमें इसके थ्रू पता चलता है कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे किस तरीके से हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है हमारा एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, यानी कि घटता है या बढ़ता है, इससे हमें पूरा का पूरा पता चलता है। ये रहा एक तो। इसका डायग्राम ये है कि लायन लायन क्या हमारा 100 कैलोरीज कैलोरीज में जाएगा, किलो कैलोरीज। फिर है आपका क्या रैबिट, रैबिट में आपका 1000 कैलोरीज होते हैं। और फिर है आपका प्लांट जो कि है आपका सबसे ज़्यादा जो इसका रहेगा प्रोड्यूसर लेवल पे इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो रहेगा सोर्स, मतलब एनर्जी की जो क्या कहते हैं क्वांटिटी रहेगी सबसे ज़्यादा आपका किसके पास रहेगा, प्रोड्यूसर लेवल पे। फिर उसके ऊपर ऊपर कंज्यूमर लेवल पे जाते 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 घटते चला जाता है। तो आई होप आपको क्या कहते हैं पिरामिड का पूरा सेक्शन अच्छे से समझ आया होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैलेंस्ड इकोसिस्टम। यानी कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम, इससे नाम से पता चल रहा है हमें कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम में हमें क्या रहता है कि हमें क्या कहते हैं सारे के सारे जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे जितने भी अर्थ पे, उसको इस तरीके से क्या कहता है आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना है कि हमारा जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है एकदम मेंटेन रहे, कोई भी अनबैलेंस्ड फॉर्म ना हो। तो यही है इसका मतलब कि अ बैलेंस सिस्टम, सॉरी, अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम मींस ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स आर इन हार्मनी, यानी कि हार्मनी में हो, एक दूसरे के साथ एकदम मेल जोल से रहे, सबके पास का इनफ फूड हो, क्लीन एयर हो, वाटर हो, प्रॉपर वेस्ट रिसाइकलिंग हो, और स्टेबल पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन भी स्टेबल रहे। फिर है आपका क्या नेचुरल बैलेंस इज मेंटेन्ड इफ, जो आपका नेचुरल बैलेंस है मेंटेन रहेगा अगर नो ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज, यानी कि एक सीमित मात्रा में ही उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, अगर हद से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो हमारे लिए ही वो नुकसानदायक रहेगा। नो एक्सेसिव पॉल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन पॉपुलेशन कर रहा हूँ, पॉल्यूशन जो है हमें मेंटेन रखना है कि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा ना क्रिएट हो। अगर ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होएगा तो हमारे लिए वो ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, हमें हमारे लिए वो नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा हमें डैमेज सबसे ज़्यादा पहुँचाएगा। फिर क्या है एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल वर्क स्मूथली, यानी कि जो एनर्जी फ्लो है न्यूट्रिएंट साइकिल है स्मूथली फ्लो करे, यानी कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे जितने अमाउंट में हमें क्या कहते हैं एनर्जी और न्यूट्रिएंट की जरूरत है उतना ही सबके पास इक्वली जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी को एकदम कम मिल रहा हो, जिनको उनके जितने की ज़रूरत है उससे एकदम कम मिल रहा हो, तो फिर वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। और फिर ये किस तरीके से डिस्टर्ब बाय कौन, क्या कहता है हमारी इकोलॉजी, जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है, इकोसिस्टम है सॉरी, इकोसिस्टम है, इसको कौन डिस्टर्ब करता है हमारा, सबसे पहले फैक्टर हो जाता है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मेन कंसर्न जो है हमारा क्या है, पॉल्यूशन। फिर है आपका डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं। फिर है आपका ओवर हंटिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकार होना। फिर है आपका क्लाइमेटिक चेंज, अगर आप नेचर के साथ शेयर करोगे तो आपके क्लाइमेट में भी चेंज आएंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप अपने इकोसिस्टम को एकदम अच्छे से मेंटेन रखें, बैलेंस रखें, ताकि आपके भी लाइफ स्टाइल पे उसका कोई भी बुरा इफेक्ट या इम्पैक्ट ना पड़े। एग्जाम्पल है जैसे इसका कि इफ़ ऑल स्नेक्स आर किल्ड, अगर हमारे मतलब जितने भी अर्थ पे स्नेक्स अवेलेबल है वो सारे मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फ्रॉक्स में ओवर पॉल्यूटेड, क्योंकि स्नेक्स जो है ज़्यादातर फ्रॉक्स को ही खाते हैं, तो इनकी क्या रहेगी, इनको कोई भी मतलब इनका प्रेडेटर ख़त्म हो जाएगा, कोई भी इसे खाने वाला नहीं रहेगा। तो क्या कहते हैं इनकी जो पॉपुलेशन है ज़्यादा हो जाएगी। तो ईट टू मैनी इंसेक्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट को खाएंगे, यानी कि क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड, और फिर इसी तरीके से हमारी जो भी खेती वेती है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। अब है आपका कि प्रीवियस ईयर में ऊपर के जितने मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने अभी आपको यहाँ पे ये करवा रखे हैं, तो आइए एक एक करके इन सबको पढ़ते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, डिफाइन द टर्म प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ये आपका पूछा गया था 2 मार्क्स में 2022-23 में। 2 मार्क्स में इन लोगों ने ऐसे पूछा जैसे कि पता नहीं है 10 नंबर का क्वेश्चन हो। तो इसके अंदर आपको पहले तो ये क्या करना है, डिफाइन करना है कि इकोलॉजी क्या होता है, ऊपर अच्छे से मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी आपको। फिर आपको इसमें डिफाइन करना है प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर वही जो आपका क्या कहता है फूड सप्लाई करता है, यानी कि फूड बनाता है, जैसे प्लांट्स हो गए आपके। और फिर कंज्यूमर आपके क्या हो गए, जो उन फूड्स को कंज्यूम करता है या डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए किसी और एनिमल या
प्लांट पे। फिर है आपका क्या, डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र क्या होता है आपका, जो कि आपके जितने भी एंड में सड़े गले जो भी आपके ऑर्गेनिज्म बचते हैं या कुछ भी बचता है, मटेरियल बचता है, उसको जो डिकम्पोज़ करने का काम करता है, उसी को कहते हैं हम डिकम्पोज़र। तो यही आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, पहले तो ये डिफाइन करना है। फिर है आपका क्या, गिविंग सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द टर्म अपराइट एंड इन्वर्टेड इको पिरामिड। यहाँ पे देखो दो नए टर्म आए हैं आपके, अपराइट एंड इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड। इसके बारे में भी आपको मैं अभी बताऊंगा क्या होते हैं। तो ये भी आपका क्या 2 मार्क्स में पूछा गया था 2022-23 में। तो तो देख रहे हो आजकल कि 2 मार्क्स में ये लोग इतना सब कुछ पूछ ले रहे हैं। मतलब लेंदी पेपर इतना बनता है इसका, तो इसका ध्यान रखना कि आपकी राइटिंग स्पीड एकदम तेज होनी चाहिए, क्योंकि ना पेपर इसका लेंदी ही आएगा इस तरीके से। क्योंकि अभी जितने तरीके से मैंने अभी मतलब क्वेश्चन पेपर जब मैंने देखे हैं, तो उसके हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही आए हैं, यानी कि लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आपको कवर करने में स्पीड की बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो ध्यान रखें कि आप एकदम स्पीड में लिखें पेपर। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ये भी मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर इसकी डेफिनेशन बताई। तो अभी इसका मैंने मतलब जो नीचे का है पूरे अच्छे से क्या कहते हैं समझा रखा है, तो इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। ये रहा। तो इसमें क्या था पहले कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, तो मैं सिंपल आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इकोलॉजिकल पिरामिड आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, प्रोड्यूसर, herbivorous, carnivorous, etc. in an ecosystem. They can be based on number, biomass और एनर्जी। सेम बात है कि जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है वो हमें क्या कहते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल के बीच में क्या इनका रिलेशनशिप होता है इकोसिस्टम के अंदर। यही हमें क्या कहते बताता है, कौन, पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। और ये किस किस बेस पे डिफाइन हो रखा है, एक तो नंबर हो गया, एक बायोमास हो गया और एक एनर्जी। फिर है आपका दूसरा क्या, अपराइट पिरामिड क्या होता है। तो अपराइट पिरामिड कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पे ये होता है कि मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे क्या करेगा, लार्ज नंबर्स में मतलब क्या कहते हैं अवेलेबल रहेंगे या फिर नेचर में अवेलेबल रहेंगे। एंड ईच सक्सेसिव टॉपिक लेवल डिक्रीजेज इन क्वांटिटी। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, इनकी जो क्वांटिटी रहेगी वो घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यही इसका मैंने लिखा रखा है, फर्स्ट जो लाइन है इसका कि मोस्ट इको सिस्टम हैव एन अपराइट पिरामिड। जो ज़्यादातर आपके मतलब इको सिस्टम्स होते हैं किस तरीके से होते हैं आपके, अपराइट पिरामिड होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो बेस होता है आपका, प्रोड्यूसर होता है, जो बेस होता है आपका प्रोड्यूसर, वो आपका कौन सा रहेगा, हमेशा लार्जेस्ट रहेगा। एंड ई सक्सेसिव, सक्सेसिव का ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे हर एक टॉपिक लेवल पे, तो जो टॉपिक लेवल पे वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा क्या, क्वांटिटी के अंदर। जैसे एग्जांपल है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कि सबसे बेस में हमारा क्या होता है, ग्रास होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, हमारा ग्रास होपर्स होते हैं। तो जितनी ज़्यादा नंबर्स हमारे ग्रास की उतनी ज़्यादा ग्रास होपर की तो नहीं होगी। तो यही इसमें ये बताया था कि जैसे 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 हम ऊपर बढ़ते चलेंगे, उसकी जो क्वांटिटी रहेगी हमारी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो दूसरा है आपका क्या, इन्वर्टेड पिरामिड, कि इस बारे में भी था कि इन्वर्टेड पिरामिड क्या है। तो इन्वर्टेड पिरामिड में जस्ट उसके अपोजिट होता है, कि जो इसका बेस लेवल रहता है कम रहता है और ऊपर जाते 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 क्या, बढ़ते चला जाता है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है कि सम इकोसिस्टम हैव एन इन्वर्टेड पिरामिड वेयर द बेस इज स्मॉलर देन द हायर ट्रॉपिक लेवल। यही बात अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या रहता है, जो बेस रहता है हमारा स्मॉलर रहता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे ट्रॉपिक लेवल्स के, हमारा क्या जो वो है हमारे नंबर्स वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया क्या, हमारा पॉन्ड्स इकोसिस्टम, पॉन्ड की इकोसिस्टम की बात करें कि पानी के अंदर जैसे क्या मछलियाँ होती हैं और थोड़े बहुत पौधे होते हैं, तो उनका क्या रहता है कि वो एक छोटे से एरिया में होते हैं, तो नीचे नीचे तो एकदम कम रहेगा इसके अंदर, बट जैसे जैसे पॉन्ड के बाहर के एरियाज में आएंगे तो जंगल आएगा क्या पता वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से वो ऊपर के आते आते लेवल्स पे बढ़ते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या और पूछे गए थे आपसे। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। हमें यहाँ पे ये समझाना था कि फूड चेन और फूड वेब का क्या कॉन्सेप्ट था। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब स्टेटिंग सुटेबल एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन। ये आपका 7 मार्क्स में पूछा गया था 2022-23 में। तो ये मैंने आपको ऊपर जस्ट अभी कराया था कि फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होते हैं। तो अभी अभी ऊपर पढ़ पढ़ लेना भी जाके एक बार आप भी, और ध्यान रखना कि आप ये नोट्स जरूर डाउनलोड कर ले, ताकि आपको हेल्प मिले बाद में रिवीजन के टाइम पे। फिर आपका पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया।
कि आपका जो मतलब इकोलॉजी ऑफ इंडिया का फादर कौन है। तो इसका जो 2 मार्क्स में आपका पूछा गया था 2023-24 में, तो इसका मैंने आंसर यहीं लिखवा दिया है, रामदेव मिश्रा। इसे ध्यान रखना, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, क्या पता इस बार भी पूछ लें। तो आपका ये था कि इसका जो आंसर था है हमारा रामदेव मिश्रा, यानी कि जो रामदेव मिश्रा है वो आपके जाने जाते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि डिफरेंट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर विथ एन एग्जाम्पल, यानी कि 2 नंबर में पूछा गया था आपका 2023-24 में। यानी कि आप प्रोड्यूसर का बता सकते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं आपके, जो आपके फूड को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक प्लांट हो गए जो कि किस कौन से प्रोसेस से करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था क्या, फोटोसिंथेसिस। और डिकम्पोजर आपके क्या होते हैं, डिकम्पोजर अभी जस्ट मैंने ऊपर एक और क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, क्या होता है कि डिकम्पोजर आपके ये करते हैं कि जो भी आपके नेचर में डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज करता है नेचुरली। ये नेचुरली एजेंट्स होते हैं जो कि आपको वर्क करते हैं आपके इन्वायरमेंट को क्लीन और साफ रखने में। फिर एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि वाई आर देयर लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट द टॉप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड, कि जो आपके क्या कहते हैं नंबर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो टॉप पे आकर इकोलॉजिकल पिरामिड में कम क्यों होते हैं। एंड आल्सो राइट द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशंस क्या होती है हमें ये भी बतानी थी। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा इसका आंसर लिखवा रखा है। तो पढ़ते हैं इसे कि देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स एट द टॉप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड बिकॉज, क्यों होते हैं, पहला तो क्या हमारा एनर्जी लूज, कि ऊपर आते आते हमारी क्या एनर्जी जो होती है एकदम कम होने लगती है। तो ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, कि इसमें ये बताया गया कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% जो होता है हमारे एनर्जी का वही ट्रांसफ़र होता है। तो मोस्ट एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, और ज़्यादातर जो एनर्जीज होती हैं वो लॉस हो जाती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के टाइम। लेस फूड अवेलेबिलिटी, ऊपर वाले के टाइम पे जो रहता है सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी फूड और वाटर। अगर हमें वही नहीं मिलेगा तो हमारे ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे कमती चली जाएगी। तो जो ऊपर हमारे टॉप लेवल के कंज्यूमर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, लेस फूड अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण उसके पास जो एनर्जी चाहिए होती है उनको सर्वाइव करने के लिए वो उन्हें नहीं मिल पाता। फिर है आपका लार्ज एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ मतलब हमें नहीं, उस लेवल पे जो क्या कहते हैं आपके टॉप लेवल पे है उनको रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, क्योंकि क्या होता है टॉप लेवल पे सारे प्रीडेटर्स होते हैं यानी शिकारी होते हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो क्या कहते हैं अपने जानवरों को मतलब शिकार कर सके और अपने लिए खाने का भी क्या कहते हैं देख सकें कि कैसे क्या करना है, मतलब कि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है शिकार करने के लिए। तो टॉप प्रेडेटर्स नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी मेट इफ देयर नंबर आर हाई। तो अगर ज़्यादा नंबर में वो लोग रहेंगे तो आपस में इन दोनों फिर, जैसे कि मान लो कि टॉप लेवल पे आया एनर्जी, मतलब मान लो कि खाने के फॉर्म में आया वहाँ पे, और वहाँ पे खाने की जो क्या कहते हैं क्वांटिटी है बहुत कम है, बट क्या कहते हैं वहाँ पे खाने वाले बहुत सारे हैं, तो आपस में क्या होगा उनकी भी लड़ाई होगी। धीरे धीरे करके क्या होगा कि उन दोनों में भी आपस में उन सब के आपस में भी बीच कंपटीशन होने लगेगी, कौन जीतेगा तो फिर वही खाएगा। तो इस तरीके से ये होता है कि लार्ज एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हमारी। फिर इसके कुछ लिमिटेशंस थे हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड के, क्या, डज नॉट कंसिडर डिकम्पोजर्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं डिकम्पोजर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, बल्कि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट रोल होता है उन्हीं का इकोलॉजी सिस्टम मतलब इकोसिस्टम में हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में। तो ये सबसे पहला इसका लिमिटेशन हो गया। फिर दूसरा हमारा क्या, ओवरलैपिंग ट्रॉपिक लेवल्स। ओवरलैपिंग ट्रॉपिक लेवल्स का मतलब क्या है इसमें कि आर नॉट सोन सम ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स। Overlapping tropic level are not shown. Some organisms belong to multiple ट्रॉपिक लेवल। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, कुछ कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जरूरी नहीं सिर्फ एक ही ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करे, वो मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल से भी बिलोंग करते हैं। तो ये भी क्या कहते हैं इसका लिमिटेशन हो गया सबसे बड़ा। फिर आपको जो तीसरा पॉइंट है क्या है, सेम स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल आर नॉट रिप्रेजेंटेड। अगर सेम स्पीसीज हैं तो अलग अलग क्या कहते हैं लेवल पे उन्हें डिफरेंट मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे ह्यूमंस कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर, तो जो ह्यूमंस हैं, हाँ सही बात है कि ह्यूमंस क्या हमारे प्राइमरी कंज्यूमर भी और सेकेंडरी कंज्यूमर है, बट इन्हें क्या लगता है रिप्रेजेंट सिर्फ एक ही लेवल पे किया जाता है, अलग अलग लेवल पे डिफरेंट वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। फिर है आपका चौथा, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स एंड बायोमास कैन बी इन्वर्टेड। जो आपका पिरामिड्स है नंबर और बायोमास वाला वो क्या कर सकते हैं इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है मिस रिप्रेजेंट हो जाता है हमारे एक्चुअल इकोसिस्टम के डायनेमिक्स का।
पांचवा और लास्ट पॉइंट आपका टाइम बेस्ड वेरिएशन। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है उसी तरीके से क्या कहते हैं, हमारे जो पिरामिड के स्टैटिक्स वैल्यू होते हैं वो भी घटते हैं चला जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन ही खत्म होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर है आपका एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये आपके 7 मार्क्स में पूछा गया था कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के। तो ये आपको मैंने ऊपर ही जस्ट क्या कहते हैं पूरे का पूरा इसका मैंने समझा रखा है, और इसके बारे में सारे के सारे डेफिनेशंस वगैरह सब लिखवा रखे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका क्या, अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट। कि मतलब कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है आपके एक्टिविटीज के थ्रू इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी कि हमारे एक्टिविटीज यानी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज क्या क्या ही इफेक्ट डालती है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। तो जो पहली इसकी डेफिनेशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, शेल्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टीसी हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो आप ये जानते ही हैं कि कोई भी काम अगर हम करते हैं उसका दो क्या कहते हैं पहलू होते हैं, या तो अच्छा रहेगा या तो वो बुरा रहेगा। तो इसी तरीके से ह्यूमंस एक्टिविटीज़ के जो हैं क्या कहते हैं, दो तरीके के क्या कहते हैं इम्पैक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव वो डिफाइन करता है कि किस तरीके से जो इम्पैक्ट है हमारी इन्वायरमेंट को अच्छा बना रही है या बुरा बना रही है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो पहला क्या है हमारा, फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में क्या होता है, तो फूड प्रोडक्शन हमारा किस तरीके से पॉजिटिव रहता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन, सपोर्ट लिवलीहुड्स। तो पॉजिटिव वे में तो ये हो गया हमारा कि क्या कहता है, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारे एनर्जी प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड करता है कि हम अपनी डेली टास्क को, डे टू डे टास्क को हम परफॉर्म कर सकें, और हमारे सपोर्ट करता है लिवलीहुड्स को। बट इसके नेगेटिव क्या है, डिफॉरेस्टेशन, फिर है आपका वाटर डिप्लीटेशन, फिर है आपका पॉल्यूशन। यानी कि डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, हम जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, मतलब कि हम अपने खाने पीने के लिए धीरे धीरे करके सारे जंगल्स को हम उड़ाते जा रहे हैं, मतलब काटते जा रहे हैं। फिर आपका वाटर डिप्लीशन, यानी कि हम पानी का हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फिर है आपका पॉल्यूशन, यानी कि हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कंटेमिनेटेड सोयल का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, जिससे क्या कहते हैं जो हमारा क्रॉप्स हैं वो जल्दी तो उग जाते हैं, बट क्या कहते हैं उसमें बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, और ज़्यादातर बहुत ही बेकार बेकार उसके अंदर मिनरल्स मिल जाते हैं। फिर है आपका क्या दूसरा जो है शेल्टर एंड हाउसिंग। तो इसका भी पता करते हैं कि किस तरीके से क्या कहते हैं जो शेल्टर और हाउसिंग है हमारे क्या कहते हैं इन्वायरमेंट पे गुड या बैड इफेक्ट डालता है। तो पहला इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हमारा, प्रोवाइड होम्स, इम्प्रूव लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड। सही बात है कि मतलब ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, घर देता है हमें शेल्टर रहने के लिए, इम्प्रूव करता है हमारे लिविंग स्टाइल, यानी कि रोड पे ना रहकर हम एक अच्छे से घर में रह रहे हैं, अच्छे खासे घर में, जो हमें क्या कहते हैं बारिश से, आंधी तूफान से और बाकी चीज़ों से बचाएगा। बट इसका नेगेटिव क्या है हमारा, अर्बनाइजेशन डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट्स। जो हमारा अर्बनाइजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा हम शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है हमारा जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हैबिट्स हैं, वो बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होते जा रही हैं। फिर है आपका दूसरा पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट पॉल्यूट्स एंड लैंड एंड वाटर। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हद से ज़्यादा क्या पॉल्यूट कर देते हैं हम अपने आसपास के एरियाज़ को, मतलब कि जितने एरिया में हम काम कर रहे होते हैं उस एरिया को भी हम साथ ही साथ इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं पानी से रिलेटेड अपने घर के लिए, तो अगर हम पानी लाते हैं तो साथ साथ हम अपने क्या उसे भी पॉल्यूट कर देते हैं जहाँ से हम पानी निकालते हैं। फिर है आपका क्या, इंक्रीज एनर्जी यूज़। इससे क्या होता है कि एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, यानी कि एनर्जी का लॉस भी होता है इसी तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का, हीटिंग का, मोर पॉल्यूशन। जितना ज़्यादा हम क्या कहते हैं हीट करेंगे किसी चीज़ को, उतना ज़्यादा उससे पॉल्यूशन निकलेगा। फिर है आपका किस तरीके क्या है, थर्ड पॉइंट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से किस तरीके से हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो पॉजिटिव है कुछ इस तरीके से, फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और खाने की सिक्योरिटी देता है कि हाँ आपके पास खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं। बट इसका नेगेटिव क्या इम्पैक्ट है, सोयल डिग्रेडेशन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्या कहते हैं मतलब सोयल में जैसे खाद डालेंगे वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालेंगे, तो हमारा जो सोयल है टाइम टू टाइम उसका क्या कहता है एकदम मतलब जो फर्टिलिटी होएगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम उसमें आगे चल के उसमें अनाज हम उगा नहीं पाएंगे, वो लैंड जो हमारे लिए हो जाएगा पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। फिर है दूसरा आपका वाटर पॉल्यूशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब हम क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र डालते हैं उससे क्या होता है कि जो हमारा
वाटर होता है उनकी भी क्या कहते हैं कंटिमिने मतलब जो प्योरिटी लेवल होता है वो धीरे धीरे कमने लगता है। फिर है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस कर देते हैं कैसे कि क्या होता है ना कि लोग एक खेत में सिर्फ एक ही तरीके का अनाज उगाते हैं। ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि जो इंडिया में जो खेती होती है, ज़्यादातर लोग मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक तरीके का ही फसल उगाते हैं। बट ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो सोइल की वो होती है ना, फर्टिलिटी, वो एक ही टाइप में ढलने लग जाती है। तो क्या करना है हमें कि एक टाइप का खेती ना करके उसमें मल्टीपल क्या कहते हैं कल्चर करें, जिसके अंदर क्या कहते हैं आधे एरिया में तो हमने गेहूँ डाल दिया, आधे एरिया में हमने कोई और फसल डाल दी। बट ये डिपेंड करता है कि सिर्फ उसी सीजन में वो फसल उगानी चाहिए कि जिसको हम मल्टीपल तरीके से एक ही खेत में उगा पाएँ। ये नहीं कि आप एक सीज़न का उगाएँ क्या कहते मतलब उसी खेत में फिर अगले आधे हिस्से में उसका क्या कहते हैं दूसरे सीज़न का, तो इस तरीके से आपका वर्क नहीं करेगा। तो यही है कि आपको क्या कहते हैं इस वाले कल्चर को भी आगे बढ़ाना होगा आपको। फिर आता है आपका चौथा और लास्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्री। तो किस तरीके से इंडस्ट्री आपको क्या कहते हैं बैड और गुड इम्पैक्ट डालती है आपके इन्वायरमेंट पे। इंडस्ट्री आपको क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देता है, जॉब्स देता है, टेक्निकल डेवलपमेंट देता है, और जितने भी बेरोजगार हैं उनको जॉब प्रोवाइड करता है। फिर बट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसका, नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपके एयर को पॉल्यूट करेगा, यानी कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा उससे होगा, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं होते हैं उनसे, स्मोक्स वगैरह। फिर आपको क्या पानी को भी क्या कहते हैं पॉल्यूट करेगा, जो उसके अंदर से केमिकल वगैरह जो सीवर के थ्रू निकलते हैं। फिर आपको क्या हैजार्डस वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक वगैरह जो भी उससे निकलते हैं वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट इन्वायरमेंट में ही जाके इकट्ठे होंगे, यानी कि वो भी आपके इन्वायरमेंट को बुरा ही इम्पैक्ट डालेंगे। ये देख लो दोस्तों क्या लिखा है मैंने, डाउनलोड नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जाओ और डाउनलोड करो और फिर मस्त रिवीजन करके जाना पेपर में। फिर है आपका क्या पांचवा है आपका माइनिंग। माइनिंग यानी कि खुदाई करना किस तरीके से आपके क्या कहता है इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो पहला है पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो ये है इसका कि प्रोवाइड मिनरल्स फ्यूल्स रॉ मटेरियल। ये आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपको मिनरल्स देगा, फ्यूल्स देगा और रॉ मटेरियल्स देगा, जिनका आप डे टू डे लाइफ में अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं ये सब। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से कि डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड लैंड डिग्रेडेशन। ज़्यादा मात्रा में अगर हम क्या कहते हैं पेड़ों को काटेंगे तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इकोसिस्टम क्या कहते हैं अनबैलेंस हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या आपका वाटर कंटेमिनेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं उसके अंदर केमिकल जो होता है पानी के अंदर वो बढ़ते चला जाएगा, मतलब कि जितने भी हम तो देखो यूज़फुल सारे मिनरल्स निकाल लेंगे, और बाकी जो क्योंकि मिनरल्स तो हमें किसके थ्रू मिलता है, वाटर के थ्रू मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स हम निकाल लेंगे, तो जो बेकार मिनरल्स आएगा हम उन्हें वहीं छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा हमारे रिवर्स में बहेगा और फिर हमारे वाटर को पोल्यूट करेगा। फिर है आपका क्या तीसरा पॉइंट, एयर पॉल्यूशन। इससे हमारे एयर को भी पॉल्यूशन होता है। डस्ट, जब खुदाई वगैरह में माइनिंग के टाइम पे जब डस्ट वगैरह उड़ता है, टॉक्सिक गैसेस वगैरह, तो ये हमारे क्या कहते हैं डायरेक्ट एयर को पॉल्यूट करते हैं। फिर छठा है आपका क्या, ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है अच्छा और बुरा। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हेल्प करता है हमें, हेल्प इस तरीके से करता है कि जो वो कनेक्ट करता है हमें एक प्लेस के लोग लोग से, मतलब कि दूसरे प्लेस के लोगों को एक दूसरे में जोड़ने में मदद करता है, यानी कि एक कंट्री के लोग को दूसरे कंट्री के लोग से जोड़ने में मदद करेगा। और बूस्ट करेगा आपका ट्रेड, यानी कि व्यापार वगैरह को बढ़ावा देगा ज़्यादा से ज़्यादा। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आपका, एयर को पोल्यूशन करेगा, व्हीकल जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं चलाओगे उतनी ज़्यादा उनके क्या कहते हैं फ्यूल्स बर्न होंगे, जितनी ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा उतनी ज़्यादा उनसे पोल्यूशन निकलेगा। फिर नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे ट्रैफिक वगैरह में जो नॉइज़ लगता है। फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि रोड कट थ्रू फॉरेस्ट। ये भी है कि जैसे जैसे क्या कहते हैं हमारा ये बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं वेज चाहिए या रास्ते चाहिए जाने के लिए, तो लोग क्या करेंगे जंगल के थ्रू क्या कहते हैं रास्ते बनाएंगे, यानी जंगल को काटते चले जाएंगे। फिर है आपका उसके बाद सातवां पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट ये है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से करता है, तो इसका जो पॉजिटिव है वो क्या करता है, रिड्यूस करेगा एक तो आपका पुअर्टी यानी कि गरीबी को घटाएगा, इंप्रूव करेगा आपके लाइफ स्टाइल को, किस तरीके से आप रह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अच्छा देगा, बेटर बेटर लाइफ देगा आपको, बेटर इकोनॉमी रहेगी तो आप अच्छे से खा पाएंगे पी पाएंगे, अच्छा घर होगा आपके पास रहने के लिए। बट इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपका क्या, ओवर कंजम्पशन लीड्स टू रिसोर्स डिप्लीशन। सही बात है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बारी में देखो आपके पास कुछ है,
यानी कि 1 महीने का राशन आप लेके आए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप घर पे अपने लिए 1 महीने का राशन लाए, बट क्या कहता है, अचानक से ऐसा क्या मतलब अचानक ये है कि आपने क्या करा कि एक ही दिन में वो क्या कहते हैं सारा चीज़ खत्म कर दिया। जो भी आप राशन लाए, मान लिया कि आपने एक ही दिन में खत्म कर दिया, तो बाकी जो आपके 29 डेज बच गए आप तो भूखे रह जाओगे ना उसके अंदर। तो बस यही है कि क्या कहते हैं, ओवर कंजम्पशन ना करें, जिस तरीके से आप चला रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर अच्छे वे में, अच्छे फॉर्मेट में यूज़ करें ताकि आपको आगे भी वो काम आए। फिर है आपका वेस्ट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जनरेट होएगा, प्लास्टिक वगैरह। अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इन पुअर रीजन। अगर रिसोर्स का सही तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो अनइवन तरीके से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो जिन जिन लोगों के पास रिसोर्सेज पहुंचेंगे वो तो मस्त अच्छे से रहेंगे, बट जिन लोगों के पास नहीं रहेंगे उन लोगों को फेस करना पड़ेगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो कि क्या कहते हैं आपके लिए मतलब बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है इन्वायरमेंट के ऊपर। फिर इसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको आप बोलते हैं EIA। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के हमारे ये आता है कि हम इसके अंदर स्टडी करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं इफेक्ट का। अगर जैसे कोई नया प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, उसको लॉन्च करने से पहले कुछ लोग मिल के आपस में क्या कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं मतलब जैसे देखो प्रिडिक्ट करना, क्रिकेट मैच स्कोर का स्टार्टिंग के वो देखते हैं ओवर्स वगैरह, उसके थ्रू क्या कहते हैं वो प्रिडिक्ट करने लगते हैं कितना स्कोर बनेगा। तो इसी तरीके से इसमें होता है कि अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ के आइडियाज़ को पढ़कर और उनका क्या कहते हैं मतलब उसके जितने भी क्या कहते हैं बैड और गुड इम्पैक्ट है उन सबको एक जगह रख कर फिर वो प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या क्या ये इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो उसके इसके अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं EIA के अंदर। तो इसका क्या कहते हैं मैंने लिखवा रखा है, इसका पढ़ते हैं। EIA इज़ अ process to study and predict the effect of any new project like factory or dam on the environment बिफोर इट स्टार्ट्स। यही बताया था मैंने आपको कि जो आपका EIA एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं उसके इफेक्ट का किसी भी नए प्रोजेक्ट का, कि किस तरीके का वो इम्पैक्ट डालेगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उसको मतलब बिना क्या कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करे पहले प्रिडिक्ट करना। अब क्या होता है व्हाट, इसके अंदर होता क्या है, अ प्रोसेस टू स्टडी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट को किसी भी प्रोजेक्ट के। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि डैम बनाते हैं तो फैक्ट्री और हाईवेज बिफोर इट इज अप्रूव्ड, इसके अप्रूव से पहले, यानी कि बनने से इनकी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही हम सारी प्रिडिक्शन ले लेते हैं कि क्या ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे और क्या नहीं। और क्यों करते हैं, वाई यानी कि क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल हार्म एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव्स। अगर आप देखते हैं कि प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, तो फिर अगर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर हम क्या करेंगे उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें टेक्निक लगाएं जिससे वो इम्प्रूव हो और हमारे इन्वायरमेंट को क्या कहता है हार्म भी ना पहुंचाए और उसका कुछ एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मिल जाए। फिर है आपका इट हेल्प्स अस डिसाइड इफ द प्रोजेक्ट इज सेफ फॉर द इन्वायरमेंट और नॉट। ये हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इन्वायरमेंट के लिए सेफ है कि नहीं। इट सजेस्ट वेज टू रिड्यूस हार्म टू नेचर। ये हमें क्या कहता है वेज बताता है या तरीका बताता है कि कैसे हम क्या कहते हैं रिड्यूस कर सकते हैं हमारे नेचर के ऊपर जो हार्म्स आती हैं उनको। फिर इसके अंदर क्या कहते हैं EIA का यानी कि कुछ स्टेप्स भी होते हैं, तो वो पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है क्या इसका, स्क्रीनिंग। कि स्क्रीनिंग में ये होता है कि पहले तो ये देखो कि जो हमारा EIA ज़रूरत है या नहीं है, उस पर्टिकुलर रीजन में EIA की जो है ज़रूरत है या नहीं है। फिर दूसरा क्या करो स्कोपिंग, कि पहले ये देखो कि क्या क्या इम्पैक्ट है उसका, उसके बारे में पढ़ो। फिर है आपका इम्पैक्ट एनालिसिस, तो पहले एनालाइज करो कि किस किस तरीके से जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इम्पैक्ट डालेगा हमारे एयर पे, वाटर पे, सोयल पे और वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट डालेगा। फिर है आपका मिटिगेशन। मिटिगेशन में क्या आता है आपका कि ये क्या कहता है हमें कोई अल्टरनेट तरीका बताता है जिससे हम क्या करें रिड्यूस कर सकते हैं जो हार्म पहुंचने वाला है क्या कहते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे उस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो हमें कोई एक अल्टरनेट वे बताता है जिससे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। फिर है आपका पब्लिक हियरिंग, लोगों के ओपिनियंस लो, मतलब उस जिस एरिया में आप जाके क्या कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो उस एरिया में जाओ, लोगों से मिलो, पूछो कैसा क्या है वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, फिर डिसाइड करो कि वो करना है मतलब वो प्रोजेक्ट आपको आगे बढ़ाना है कि नहीं। फिर है आपका डिसीजन, फिर गवर्नमेंट के थ्रू क्या कहते हैं डिसीजन अप्रूव कराओ, अगर रिजेक्ट होता है तो अगर उसे फिर उस प्रोजेक्ट को वहीं के वहीं बंद करना ही सही समझो। तो ये कुछ स्टेप्स थे आपके EI के अंदर जो कि आपको माइंड में रखने हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये होता है कि हम अपने प्रेजेंट की जितनी भी चीज़ें होते हैं इस तरीके से यूज़ करते हैं कि उनको कोई हार्म ना पहुँचे, और हम उसे फ्यूचर में भी क्या कहते हैं, आने वाली जनरेशन को ही एक तरीके से हम अपने दे सकें कि हाँ लो इसे यूज़ करो। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कि डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। तो वो डेवलपमेंट जो क्या कहते हैं हमारे प्रेजेंट नीड्स को तो क्या कहते हैं फुलफिल कर रहे हो, बट क्या कहते हैं वो हार्म ना पहुंचाए हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को। और दूसरा डेफिनेशन मैंने इसे लिखवा रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी of future generation to meet their own needs. It balance economic growth, social progress and environmental protection। सेम बात वही है जो मैंने अभी आपको बताया। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी जितनी प्रेजेंट में जो जो ज़रूरतें हैं वो तो हमें मीट करे, इन्वायरमेंट का हम यूज़ करके वो सारी चीज़ें हम अपने लिए क्या कहते हैं करें, बट क्या कहते हैं बिना उसे हार्म पहुंचाए, उसकी एबिलिटी को बिल्कुल भी कम ना करें, जो कि जाके हमारे फ्यूचर में क्या कहते हैं हमारे आने वाली जो भी नीड्स है उनको भी वो फुलफिल करे साथ के साथ, और हमारे बैलेंस रखे इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को और इन्वायरमेंट को भी साथ साथ प्रोटेक्ट कर रहे। फिर आते हैं आपके इसके गोल्स क्या हैं। तो गोल्स में आपका क्या आता है, तो इसमें क्या करता है ये यूज़ करना चाहिए हमारे क्या यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज़ करो जो कि हम क्या कहते हैं हमारे नेचर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और वो अपने आप नेचर में रिसाइकिल होते रहते हैं और नए नए बनते रहते हैं, जैसे कि आपका सोलर और विंड एनर्जी। फिर है आपका दूसरा पॉइंट क्या, रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट को रिड्यूस करें, यानी कि उनके जो भी क्या कहते हैं, जैसे एक बार आपने कोई सामान यूज़ करा तो उसका वे ढूंढें कि हम हाँ उसे रिसाइकिल करके दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, ना कि एक ही बार में यूज़ करके हम उसे फेंक दें। फिर है आपका प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो अपने प्रोटेक्ट को मतलब वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखें। फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिच एंड पुअर नेशन। ये ना करें कि सिर्फ अमीर अमीर को या बांटते चले जाएं, क्योंकि अभी के टाइम पे सिर्फ यही है कि अमीर बढ़ रहा है और गरीब घट रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये वाली बात ना रखें कि जो रिसोर्सेज हैं एकदम ही इक्वल अमाउंट में बांटे, जो अगर गरीब हो चाहे अमीर हो दोनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर इसका जो एग्जाम्पल है क्या, पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो जिससे आपके क्या कहते हैं फसल्स भी अच्छी आएगी, मतलब क्रॉप भी अच्छी आएगी, और आपके सोयल पे भी कोई बैड इम्पैक्ट नहीं रहेगा, जिससे आपको आने वाली फ्यूचर में भी आप उस सोयल को उस फील्ड को दोबारा रीयूज कर पाओगे। फिर है आपका क्या, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करो, जिससे क्या हो रहेगा आपका जो पॉल्यूशन रहेगा कम रहेगा, यानी कि लेस पॉल्यूशन रहेगा, तो आपका जो एयर रहेगा एकदम प्योर रहेगा, जिससे आपके लगता है इन्वायरमेंट एकदम क्लियर रहेगा। फिर है आपका एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नए लगाओ। नए पेड़ लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, जिससे आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है थोड़ा मेंटेन रहेगा और ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा रहेगा। यहाँ तक आ ही चुके हो तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और नए हो तो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करो। फिर है आपका आता है क्या, एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये बात तो आपको बताने की जरूरत है नहीं मेरे को कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बट एक बार आप पॉइंट माइंड में रख लो कि क्या क्या आपको लिखने हैं पेपर में जाके। पहला क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमारे इन्वायरमेंट को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हमें ये क्या कहते हैं बताता है कि किस तरीके से हम अपने पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, और क्लाइमेट को चेंज करने में मतलब हेल्प कर सकते हैं। मतलब कम से कम हम क्या कहते हैं अपने जो नेचर की चीज़ों को है हार्म पहुंचाएं। फिर है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमें प्रमोट करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि जितनी ज़्यादा मात्रा में क्या कहते हैं सस्टेनेबिलिटी को अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। फिर है आपका सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स में क्या होता है आपका कि आपके हेल्थ को क्या कहते हैं इंप्रूव करता है और रिड्यूस करेगा पुअरिटी को। यानी कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने बताया था अभी ऊपर कि जो रिसोर्सेज रहेंगे हम क्या कहते हैं अमीर और गरीब दोनों में एकदम ही इक्वली मात्रा में डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि पुअर्टी भी घटेगी और हमारे क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट रहेगी हेल्थ में, अगर हमारे पास क्लीन एयर और वाटर रहेगा तो। फिर है आपका रिसोर्सेज कंजर्वेशन। ये आपकी रिसोर्सेज क्या रहेगी, बची रहेगी फ्यूचर्स के यूज़ के लिए। तो इसमें बस ये है इसके एडवांटेजेस। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी मैंने लिखवा रखे हैं क्या होते हैं, हाई इनिशियल कॉस्ट।
इसका जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं, मतलब इनिशियल रहता है। जैसे कि क्या इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अगर आप यूज़ करेंगे तो सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप, यानी कि सोलर पैनल्स की जो प्लेट्स आती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो उनको लगाने में भी आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होती हैं उनके रिपेयर में, नया अगर लेने जाओगे तो भी तो काफ़ी महंगी आती हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको ये रहेगा कि इस इनिशियल जो कॉस्ट रहेगा आपको लेते टाइम बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फिर है आपका दूसरा क्या है, स्लो रिजल्ट। इनका जो रिजल्ट है स्लो मिलेगा आपको, बहुत कम मतलब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। फिर है आपका टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन। इसके अंदर कुछ क्या कहते हैं, लिमिटेशंस होते हैं टेक्नोलॉजीज का, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो कुछ कुछ जो होता है ग्रीन टेक्नोलॉजीज है वो क्या कहते हैं अभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। फिर चौथा है आपका रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज। रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज क्या होता है कि इसमें ये रहता है कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, कंपनी क्या करेंगे, अपोज करेंगे टू चेंज द रिड्यूस देयर प्रॉफिट्स। तो फॉसिल फ्यूल कंपनीज में अपोज चेंजेस दैट रिड्यूस देयर प्रॉफिट्स। तो मतलब जैसा आपने देखा है कि पुराने टाइम के लोग जो है मतलब जो फॉसिल फ्यूल से यूज़ होने वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते थे, लाइक पेट्रोलियम वाले कार हो गए, डीजल वाले कार हो गए, क्योंकि उनकी जो इफिशियंसी होती है एनर्जी की बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को। बट इलेक्ट्रिक में इतनी पावर, कारों में इतनी पावर अभी नहीं आई है कि हाँ उसको वो टक्कर दे सके। तो यही है कि उनका प्रॉफिट्स में क्या कहते हैं, मार्जिन में वो आएगा, कम रेटिंग्स मिलेगी, कम कार्स खरीदी जाएगी। तो इसी तरीके से है। फिर आपके जो इस ऊपर के जितने भी टॉपिक अभी मैंने पढ़ा उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। बाकी जितने भी टोटल क्वेश्चन 3 सालों में पूछे गए थे मैंने सारे इस वाले यूनिट में करवा दिए हैं। तो पहला जो एक पूछा गया था आपका क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आपका 2 मार्क्स में 2022-23 में पूछा गया था। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA, इनमरेट एंड डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द EIA प्रोसेस। ये मैंने पूरा का पूरा अभी जस्ट मैंने आपको ख़त्म करवाया कि क्या होता है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके स्टेप्स कितने होते हैं, स्टेप्स किस तरीके से वर्क करते हैं। ये आपका पूछा गया था 7 मार्क्स में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसे आप एक तरीके से देखो ना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आने के चांसेस है ही हैं इस बार भी। यानी कि आपके लगातार 3 साल पूछे गए थे, 2022-23 में, 2023-24 में और 2024-25 में। तो समझ लो कि इस बार 25 में आएगा ही आएगा। तो इसे आप बिल्कुल भी ना भूले, स्टार पॉइंट लगा लो इसको, ये आएगा ही आएगा। तो इसे आप अच्छे से पढ़ के जाएं। तो यहीं पे आपका क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो ये यूनिट है दोस्तों खत्म होता है। और आई होप आपको ये पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी जाके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।